ओके, शुरू करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बजट के बारे में पढ़ा था। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और फिर समझते हैं आगे का सिनेरियो। हमने देखा था कि आर्टिकल 112 में किसकी चर्चा थी? बजट की। बजट को पेश करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति को है, लेकिन कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद आर्टिकल 113 में देखा था हमने एस्टिमेट। आर्टिकल 114 में देखा था अप्रोप्रिएशन। आर्टिकल 115 में देखा था सप्लीमेंट्री ग्रांट। और आर्टिकल 116 में हमने देखा था वोट ऑन अकाउंट। हमने वोट ऑन अकाउंट बजट और जो इंटरिम बजट होती है उसके बारे में डिफरेंस भी समझा। ठीक है, अब समझते हैं जब बजट को पेश किया जाता है और इसमें हमने देखा था कि भाई इसमें सरकार अपने खर्चे, एक्सपेंस और अपनी रेवेन्यू दोनों के बारे में बताती है। तो खर्चा करने के लिए सरकार को देश के अकाउंट से पैसे निकालने पड़ेंगे। तो क्या वो पैसे बड़े ही आसानी से निकल जाते हैं? उसमें अपोजिशन का क्या रोल रहता है? पार्लियामेंट में किस तरीके से डिबेट चलती है चीजों को लेकर के, हम वो समझते हैं। यानी कि हम जानते हैं जैसे कि बजट को कौन पेश करेगा? नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर। अगर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है तो प्रेसिडेंट के कहने पर कोई अन्य मंत्री भी बजट को पास कर सकता है। और बजट में सरकार क्या कहती है कि भाई हम अलग अलग पॉलिसी बनाए हैं और उस अलग अलग पॉलिसी के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, यानी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो वो पूरा का पूरा पैसा कभी सरकार को मिलता है, कभी नहीं मिलता है। इस प्रोसीजर को कहते हैं कट मोशन। और यह कट मोशन अपोजिशन के द्वारा लाया जाता है गवर्नमेंट के खिलाफ। तो हम क्या समझते हैं अभी? कट मोशन। देखो, कट मोशन को हिंदी में कहते हैं कटौती प्रस्ताव। हिंदी में क्या कहते हैं? कटौती प्रस्ताव। पहली बात, कट मोशन लाता कौन है? तो इनिशिएटेड बाई या इंट्रोड्यूस्ड बाई। कौन करता है? अपोजिशन। किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खिलाफ कौन लाता है? अपोजिशन लाता है। अच्छा, किस बात पर लाते हैं? तो गवर्नमेंट जब बजट पेश करने के बाद अपना एस्टिमेट देती है कि हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, उस पर लाती है। तो ऑन एस्टिमेट बिल, ठीक है, एस्टिमेट। इतना क्लियर है? अब समझते हैं ये कट मोशन कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूं, उसके बाद समझाता हूं कि कट मोशन। ये कट मोशन अमूमन 3 टाइप का होता है। चौथा भी टाइप होता है, उसको भी समझा दूंगा। एक होता है जिसे हम कहते हैं पॉलिसी डिसअप्रूवल। यानी हिंदी में इसको कहते हैं नीतिगत कटौती। कट मोशन मतलब कटौती प्रस्ताव, है ना? कटौती प्रस्ताव। दूसरा होता है इकोनॉमिकल कट मोशन। इकोनॉमिकल कट मोशन यानी अर्थगत कटौती। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अर्थगत कटौती।
अर्थगत कटौती। तीसरा होता है टोकन कट मोशन, या कट मोशन ऑफ टोकन, या टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन हिंदी में कहते हैं सांकेतिक, सांकेतिक कटौती। और एक चौथा टाइप होता है, चौथा टाइप एक्चुअली में कट मोशन नहीं होता, इसे गवर्नमेंट खुद लाती है, तो मैं उसे इसमें कट मोशन में नहीं बताऊंगा, ठीक है। अमूमन आमतौर पर अगर हम बात करें तो कट मोशन ये लाता कौन है? अपोजिशन भाई, अपोजिशन अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑन एस्टिमेट बिल, ठीक है। कट मोशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अपोजिशन अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑन एस्टिमेट बिल। कितने टाइप के कट मोशन होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? पॉलिसी डिसअप्रूवल, इकोनॉमिकल और टोकन, ठीक है। पॉलिसी डिसअप्रूवल, इकोनॉमिकल और टोकन। पॉलिसी डिसअप्रूवल को क्या कहते हैं? नीतिगत कटौती, अभी समझाऊंगा सभी काम क्या होता है। इकोनॉमिकल मतलब अर्थगत कटौती, और टोकन मतलब सांकेतिक कटौती, सांकेतिक कटौती। चलो एक एक को समझते हैं। पहले मैं समझाता हूं कि पॉलिसी डिसअप्रूवल या नीतिगत कटौती का क्या मतलब है। नीतिगत कटौती, अब समझो, जब कभी भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या बनाएगी? पॉलिसी। और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, मनी, मनी। लेकिन जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को एक्सेप्ट ना करे। अपोजिशन को ऐसा लगे कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसमें देश का भला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जिस पार्टी की है उस पार्टी के लोगों का ज्यादा फायदा होगा, या देश में किसी एक पर्टिकुलर तबके का ज्यादा फायदा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो अपोजिशन होती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को पूरी तरीके से खारिज कर देती है, और गवर्नमेंट जितना एस्टिमेट देती है मनी के लिए, क्या देना पड़ेगा उन्हें? एस्टिमेट। उस सारे के सारे एस्टिमेट को खारिज कर दिया जाता है, और गवर्नमेंट को सिर्फ 1 रुपया दिया जाता है। कितना रुपया? 1 रुपया। 1 रुपया कहा जाता है कि 1 रुपया आप लेकर के जाओ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो अभी है गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है, बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी सरकार अगर ये घोषणा कर दे, पॉलिसी लाए कि देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू टेम्पल्स बनेंगे, हिंदू टेम्पल बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बनेंगे? हिंदू टेम्पल। तो क्या अपोजिशन इस पॉलिसी को लाने देगी? नहीं लाने देगी, क्योंकि अपोजिशन में हम देखेंगे कि साउथ इंडिया के भी कुछ पार्टीज हैं, कुछ मुस्लिम पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, और ये सब जानते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ हिंदू टेम्पल के लिए पैसा पास हुआ तो देश में बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, बहुत बड़ा दंगा फसाद हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में, और मान लो कि बीजेपी ने कहा कि हिंदू टेम्पल को बनाने के लिए देश में 1000 करोड़, कितना? 1000 करोड़ की जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन 1000 करोड़ को रद्द कर देगी, और गवर्नमेंट को कहेगी आप 1 रुपया लेकर के जाए। यानी सीधा सीधा अगर कहा जाए तो बजट को क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, बजट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था कि बजट एक तरीके का भाषणबाजी है। उसके बाद आपको एस्टिमेट देना पड़ता है, और एस्टिमेट के बाद अप्रोप्रिएशन करवाना पड़ता है। अप्रोप्रिएशन में लोग वोटिंग करते हैं, और अगर वोटिंग 50% से अधिक 50% हो गई तो आपका पैसा पास हो जाएगा, और नहीं हुआ तो पैसा पास नहीं होगा। तो जब कभी भी कोई पार्टी गलत नीति बनाए, ऐसी नीति जिससे देश का फायदा ना हो, देश में दंगे फसाद हो सके, तो ऐसी सिचुएशन में
उस पार्टी के जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो भी उस पॉलिसी के खिलाफ चले जाएंगे और ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट गिर जाएगी। क्योंकि कोई भी इंसान या कोई भी पार्टी अगर सरकार चला रही है तो जाहिर सी बात है उसके पास 50% लोग हैं, 50% वोट है, ठीक है। और अगर नीतिगत कटौती पास होती है इसका मतलब 50% वोट से बजट पास नहीं हुआ बल्कि अपोजिशन जीत गया। और अपोजिशन कब जीत पाएगा? जब बीजेपी के ही बहुत सारे मेंबर बीजेपी की ही नीतियों से तंग आ जाए या उसे रिजेक्ट कर। और ऐसी सिचुएशन में बीजेपी अपना समर्थन खो देगी, मेजोरिटी खो देगी और गवर्नमेंट गिर जाएगी। ये कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कट मोशन है जिसके पारित हो जाने पर गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ता है या करंट गवर्नमेंट गिर जाती है। वो है नीतिगत कटौती यानी डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी। डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी इतना समझ में आया? इस चीज को ध्यान से समझना, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी। ठीक, दूसरा समझते हैं इकोनॉमिकल यानी अर्थगत कटौती। अर्थगत अब देखो इकोनॉमिकल में क्या है, जैसे गवर्नमेंट ने कहा, एस्टिमेट दिया कि देश में यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए सरकार को 20 लाख करोड़ चाहिए। कितना चाहिए? 20 लाख करोड़। लेकिन अपोजिशन ने देखा कि जब हमारी सरकार थी तो हमने यूनिवर्सिटी को बनवाया था सिर्फ 10 लाख करोड़ में, तो सरकार इस वक्त की सरकार 20 लाख करोड़ के ऊपर मांग रही है, तो इस वक्त की सरकार कहेगी महंगाई बढ़ गई है, तो अपोजिशन कहेगा कि महंगाई इतनी भी नहीं बढ़ी है, हम आपको 20 लाख करोड़ पास नहीं कर सकते, हम आपको 15 लाख करोड़ ना 15 लाख करोड़ पास कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब गवर्नमेंट के पास किए हुए एस्टिमेट बिल में से कुछ पैसे को काट लिया जाता है, उसे हम कहते हैं अर्थगत कटौती। यानी गवर्नमेंट ने मांगा 20 लाख करोड़ रुपए लेकिन अपोजिशन ने पास किया 15 लाख करोड़, ठीक है, 15 लाख करोड़ रुपए। कहा कि घोटाला करने की सोचिए मत, आज के टाइम के महंगाई के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी 15 लाख करोड़ में आसानी से बन जाएगी, तो हम आपको 20 लाख करोड़ रुपया अप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। अर्थगत कटौती या इकोनॉमिकल कट मोशन क्या होता है, समझ में आया? ठीक है, इकोनॉमिकल कट मोशन समझ में आया। यही मोशन अर्थगत कटौती ही मोस्टली यूज किया जाता है, ठीक है। मोस्टली देखो गवर्नमेंट जब भी बजट देगी तो ये बात तो पक्का है कि अपोजिशन उसके सारे के सारे पैसे को पास तो करेगी नहीं, उसमें कुछ न कुछ पैसे की कटौती करेगी। तो आमतौर पर अगर बजट पास होने के बाद कोई मोशन आता है, वो आता है अर्थगत कटौती यानी इकोनॉमिकल कट मोशन। नीतिगत वाला जो था, ये नीतिगत वाला ये जल्दी नहीं आता है। अगर ये आया तो समझ लीजिए कि जो करंट गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से गिर जाएगी, क्योंकि उसके ही लोग उसकी पॉलिसी से खुश नहीं, ठीक है। अर्थगत कटौती समझ में आ गया? अर्थगत कटौती में क्या होता है, गवर्नमेंट जितने पैसे को एस्टिमेट करती है उतना पैसा उसे मिलता नहीं है, कुछ पैसा काट लिया जाता है। इससे क्या होता है कि करप्शन कम करने में हेल्प मिलती है ना। करप्शन कम करने में क्या होता है, हेल्प मिलती है। क्लियर है? ओके, आगे चलें। चलो अब आते हैं सांकेतिक कटौती।
तीसरा सांकेतिक या टोकन, ठीक है, टोकन कट न्यूज। इसमें कुछ नहीं होता है, जब कभी भी अपोजिशन गवर्नमेंट के बजट को डिसअप्रूव कर दे या उससे एग्रीमेंट ना करे या उससे खुश ना रहे, तो वो एस्टिमेट बिल से सिर्फ 100 रुपए को काट लेते हैं। कितना काट लेते हैं? 100 रुपए। 100 रुपए को कट कर लिया जाता है और बाकी जितना एस्टिमेटेड बिल दिया गया है उतना दे दिया जाता है। जैसे कि बीजेपी ने कहा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट ने लाया कि भाई हमें एक ब्रिज बनवाना है और उसके लिए 50,000 करोड़ की जरूरत है। तो अपोजिशन कहेगी ठीक है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे रहने का क्या मतलब होगा, एक काम करते हैं, इसमें से 100 रुपए काट लेते हैं, तो इससे लगेगा ना कि हाँ हम लोग हैं। तो अपोजिशन अपने प्रेजेंस को बताने के लिए कुछ न कुछ नौटंकी करके थोड़ा बहुत पैसा काट लेती है। मान लो कि अपोजिशन को लगा कि नहीं, जो ब्रिज बनाने के लिए 50,000 करोड़ की जरूरत है तो ठीक ही ठाक है, एस्टिमेट तो अर्थगत कटौती भी नहीं ला सकते हैं और नीतिगत कटौती तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि ये कोई खराब पॉलिसी तो है नहीं। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हल्ला करके 100 रुपए काट लेते हैं और बाकी पैसे को दे देंगे। तो टोकन या सांकेतिक कटौती में सिर्फ 100 रुपए काट लिया जाता है और बाकी पैसे को दे दिया जाता है, ठीक है, बाकी पैसे को दे दिया जाता है। तो ये 3 तरीके के कट मोशन समझ में आ गए। अब एक वर्ड और यूज होता है, उसको समझते हैं। एक प्रोसीजर होता है जिसे कहते हैं गिलोटीन। क्या कहते हैं? गिलोटीन। देखो गिलोटीन का, गिलोटीन सरकार लाती है। इंट्रोड्यूस कौन करता है? गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे हमको पता है सबसे पहले सरकार को बजट देना पड़ता है, बजट, उसके बाद उसे एस्टिमेट देना पड़ता है, एस्टिमेट, उसके बाद उसे वोटिंग करवानी पड़ती है। वोटिंग मतलब अप्रोप्रिएशन, ठीक है। लेकिन कभी कभी सरकार को जल्दी रहती है और हमको पता है बजट वगैरह पास करने में, एस्टिमेट वगैरह देने में 2-2 3-3 दिन चला जाता है। तो अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो सरकार सिर्फ बजट दे देती है और बता देती है कि उन्हें किस चीज की जरूरत है, पैसे कहाँ खर्च होने वाले हैं और कितने पैसे चाहिए, वो बता देती है और डायरेक्ट एस्टिमेट को नहीं बताती है। वो डायरेक्ट बजट के बाद सीधा आ जाती है वोटिंग पर, कहती है कि एस्टिमेट को बताने में हम टाइम पास नहीं करेंगे, आप वोटिंग अप्रोप्रिएशन पर चलिए। अगर आपको पैसा नहीं पास करना है तो आप जो है अप्रोप्रिएशन में अपना वोट मत दीजिए, बाकी हम लोग एस्टिमेट पर चर्चा करके टाइम बर्बाद नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमें अभी जल्दी है। तो जब कभी भी गवर्नमेंट बजट को प्रेजेंट करके डायरेक्ट वोटिंग करवाने लगे या अप्रोप्रिएशन पर आ जाए तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है गिलोटीन, या ऐसे मोशन को कहा जाता है गिलोटीन मोशन। गिलोटीन मोशन, गिलोटीन में क्या होता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट बजट पास करती है, उसके बाद अप्रोप्रिएशन पर आ जाती है। क्या इसमें एस्टिमेट को दिया जाता है? नहीं, इसमें एस्टिमेट को नहीं दिया जाता, ठीक है, इसमें एस्टिमेट को नहीं। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, एक बात समझते हैं, जैसे हम लोगों ने जब बजट पढ़ा था, आर्टिकल 111, 112, फिर 113, 114, 115, 116 और 117 पढ़ा था, इसके बारे में, फाइनेंस बिल के बारे में, है ना, फाइनेंस बिल। और 112 हमने पढ़ा
बजट बजट अच्छा, हमने देखा कि बजट में भी सरकार एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों के बारे में बताती है, और फाइनेंस बिल में भी सरकार को अपने एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों के बारे में बताना पड़ता है। तो क्या फर्क है बजट और फाइनेंस बिल में? तो भाई देखो, बजट में सरकार आने वाले साल के खर्चे और होने वाली कमाई के बारे में बताती है, यानी नेक्स्ट ईयर में होने वाले खर्चे और होने वाली कमाई के बारे में बताती है बजट में। लेकिन फाइनेंस बिल में सरकार प्रीवियस ईयर, ठीक है, यानी पिछले साल जो खर्चा हुआ, पिछले साल जो कमाई हुई, उसके बारे में बताती है फाइनेंस बिल में। ठीक है, उसके बारे में बताती है फाइनेंस बिल में। तो अगर कोई पूछेगा कि बताओ अच्छा बजट और फाइनेंस बिल में क्या फर्क है, तो सिंपल सा यही फर्क है कि बजट में सरकार अगले साल होने वाले, मतलब कि पूरे एक साल में होने वाले खर्चे और होने वाली कमाई के बारे में बताती है। लेकिन फाइनेंस बिल में सरकार हो चुके खर्चे और हो चुकी कमाई के बारे में बताती है। तो बजट और फाइनेंस बिल के बारे में समझ में आया। अब देखो, आर्टिकल 118, 119 में, आर्टिकल 118, 119 में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, यानी कि पार्लियामेंट में किस किस तरीके से कौन कौन सा काम होता है, कब क्वेश्चन पूछा जाता है, कब लोग मारी मारा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कितने तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ये सब की चर्चा आर्टिकल 118, 119 में है, जो आर्टिकल वाइज कभी नहीं पूछता है। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम लोग दूसरे लेक्चर में करेंगे उसको आराम से। तो अभी के लिए आर्टिकल 118, 119 को स्किप करते हैं। इसको आर्टिकल वाइज याद नहीं रखना है, कंसेप्ट वाइज याद रखना है। तो हम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को दूसरे लेक्चर में करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल 120 की तरफ। आर्टिकल 120 में क्या कहता है कि पार्लियामेंट की लैंग्वेज के बारे में बात करता है। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज क्या है भाई? पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहा जाता है कि पार्लियामेंट में हम सिर्फ दो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक या तो हिंदी और दूसरा इंग्लिश। अगर हमें किसी और लैंग्वेज में बोलना है, जैसे कि किसी को सवाल पूछना है, कोई बंगाल से है, अब उसको हिंदी नहीं आ रही प्रॉपरली, इंग्लिश नहीं आ रही है, उसे बंगाली में सवाल पूछना है, या कोई तमिलनाडु से है तो उसे तमिल में क्वेश्चन पूछना है, तो उसके लिए देखो, हमको पता है कि पार्लियामेंट में होते हैं दो सदन, लोकसभा, राज्यसभा। तो अगर कोई एमपी लोकसभा में है तो उसे लोकसभा के स्पीकर से परमिशन लेनी होगी, और अगर कोई राज्यसभा में है तो राज्यसभा के चेयरमैन से परमिशन लेनी। यानी किसी अदर लैंग्वेज में आपको सवाल पूछने के लिए किससे परमिशन लेनी होगी? अगर आप लोकसभा में हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर से, और राज्यसभा के एमपी हैं तो राज्यसभा के चेयरमैन से। नहीं तो पार्लियामेंट में कौन सी दो लैंग्वेज बोलने या पढ़ने लिखने की जो अनुमति दी जाती है वो है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आर ओनली परमिटेबल इन पार्लियामेंट। इतना क्लियर हुआ? अब समझते हैं कि आर्टिकल 121 क्या कहता है। आर्टिकल 121 कहता है कि पार्लियामेंट कोर्ट के जजों की ऊपर कोई निगरानी नहीं रख सकता। यानी कोर्ट के जज का नेचर कैसा है, वो टाइम से आते हैं कि नहीं आते हैं, उनका बिहेवियर दूसरे जजों के साथ कैसा है, उनका बिहेवियर लोगों के साथ कैसा है, इन सब के बारे में पार्लियामेंट कोई भी ताक झाक नहीं करेगी। यानी हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट कैन नॉट इंटरफेयर ऑन कोर्ट। 121 में क्या कहता है?
पार्लियामेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, कोर्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पार्लियामेंट ये नहीं देखने जाएगा। तो जब अगर पार्लियामेंट कोर्ट में नहीं देखने जाएगा तो उसी के साथ आर्टिकल 122 में कहा गया है, इसमें आर्टिकल 122 में कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। ठीक है, यानी कोर्ट के पास भी कोई अधिकार नहीं है कि वो पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा नेता किसका कुर्ता फाड़ रहा है, कौन माइक स्पीकर का माइक छीन के भाग रहा है, कौन किसके आंख में मिर्चा छिड़क रहा है, कौन गाली गलौज दे रहा है, इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करेगा। कोर्ट का काम है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशन से असंगत है तो आर्टिकल 13 का इस्तेमाल करके कोर्ट उस बिल को या उस लॉ को रद्द कर सकती है। ठीक है, और अगर कोर्ट के जज जैसे मनमानी करने लगे तो पार्लियामेंट को अगर लग गया कि ये कोर्ट का जो जज है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज है, इसे हटा देना चाहिए, ये अपना डिसीजन प्रॉपरली नहीं दे पा रहा है, तो पार्लियामेंट महाभियोग ला सकती है। महाभियोग का वर्ड नहीं यूज होगा, रिमूवल, है ना, रिमूवल उन्हें रिमूव कर सकती है। उन्हें रिमूव करने के लिए क्या कर सकती है, वोटिंग करवा सकती है। ठीक है, समझ में आया? तो आर्टिकल 121 क्या कहता है कि पार्लियामेंट कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है इस बात की कोई जांच नहीं करेगी, और 122 में कहता है कि कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है इस बात की कोई जांच नहीं करेगी। लेकिन अगर कोर्ट के जज को हटाना है तो उन्हें रिमूवल प्रोसेस के जरिए पार्लियामेंट हटा सकती है, और अगर पार्लियामेंट ने कोई इनकंसिस्टेंट लॉ को पास कर दिया तो आर्टिकल 13 का इस्तेमाल करके कोर्ट उसे खारिज कर सकता है। तो आई होप ये सारे के सारे जो आर्टिकल हमने देखे अभी, कट मोशन से लेकर के पूरा कहां तक, आर्टिकल 122 तक, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।